नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्ञानांजन। इन कार्यक्रमों को एक आंदोलन का हिस्सा मानें और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि नए कार्यक्रमों की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। नमस्कार। आज का विषय है वर्णाश्रम व्यवस्था। पुरातन काल में भारतवर्ष हर दृष्टि से समृद्ध था। हर क्षेत्र में समुचित विकास हुआ था, चाहे वह धर्म का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक प्रगति की बात हो, राजनीतिक व्यवस्था हो या सामाजिक समरसता की बात हो। भारत में जन सामान्य से लेकर विशिष्ट तक सभी के बीच जो सौहार्द, समरसता और एक दूसरे के प्रति सम्मान था, उसके पीछे वर्णाश्रम व्यवस्था ही थी। समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन जन्म के आधार पर बिल्कुल भी नहीं था। हमारे धर्म ग्रंथों में जगह जगह इस बात के प्रमाण है कि एक वर्ण के व्यक्तियों ने उसी जीवन में दूसरे वर्ण में प्रवेश किया और किसी भी वर्ण को छोटा या बड़ा नहीं माना जाता था, बल्कि वे सभी एक दूसरे के पूरक थे। गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तामव्ययम्। अर्थात हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। बाद में धर्म ग्रंथों के अध्ययन और उनकी व्याख्या करने वालों में कमी आई। बाहरी संस्कृतियों के प्रभाव से और कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा गलत व्याख्या करने से लोगों के मन में यह भ्रांति पैदा हुई कि वर्णाश्रम व्यवस्था समाज में भेदभाव उत्पन्न करने वाली व्यवस्था थी, जबकि वास्तविकता यह है कि यह व्यवस्था पूर्णतः वैज्ञानिक और तर्कसंगत थी। सभी वर्ण एक दूसरे पर आश्रित भी थे और एक दूसरे की प्रगति में सहायक भी थे। सबसे पहले हम वर्ण व्यवस्था पर विचार करेंगे, आश्रम व्यवस्था पर बाद में विचार करेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि इसमें दिए गए तथ्यों से आप भली भांति अवगत हो सकें। पहला वर्ण ब्राह्मण वर्ण था। इसे सुविधा की दृष्टि से पहला वर्ण बोला जा रहा है। दरअसल इनमें से कोई भी वर्ण अधिक श्रेष्ठ अथवा हीन नहीं है। ब्राह्मण वर्ण में वे लोग आते थे जो समाज का नैतिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया करते थे। वे सिर्फ ज्ञान नहीं बांटते थे, बल्कि उनका संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण होता था। जीवन के क्षेत्र में नए नए अन्वेषण करना, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए धर्म सम्मत नीतियों को तय करना तथा सभी वर्णों को ज्ञान का दान देना इस वर्ण के कुछ प्रमुख कार्य थे। ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति थोड़े में संतुष्ट रहने वाले, अपनी आवश्यकता से अधिक संचय न करने वाले और अपने जीवन को इस तरह से जीने वाले होते थे कि जिससे उच्च आदर्शों की स्थापना हो सके। वे नैतिक रूप से इतने दृढ़ तथा संकल्प के इतने धनी होते थे कि राजा को भी न्याय की कसौटी पर कसने की उनकी हिम्मत थी और वे राजा को किसी भी असमंजस की स्थिति से निकालने में समर्थ थे। हमारे प्राचीन ग्रंथ ऐसी कथाओं से भरे पड़े हैं। उनकी चर्चा करने से अनावश्यक विस्तार हो जाएगा। यह वर्ण स्वयं आदर्शनिष्ठ था और उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति या किसी पद का लोभ नहीं था। इसलिए वे बिना डरे समाज और राष्ट्र के हित को महत्व देते हुए अपनी बात रखने और मनवाने में समर्थ थे। उनकी इसी चारित्रिक दृढ़ता के कारण संपूर्ण समाज उन्हें आदर की दृष्टि से देखता था और उनकी बात सभी को स्वीकार भी होती थी। चूंकि उनके निर्णयों में व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, सामूहिक कल्याण की भावना निहित रहती थी, इसलिए राजा भी उनकी बात को स्वीकार करता था। ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे गुरुकुल चलाया करते थे, जहां विभिन्न प्रकार की जीवनोपयोगी शिक्षाएं दी जाती थीं और उनका व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता था। इसके अतिरिक्त वे समाज के लिए नए नए वैज्ञानिक अनुसंधान भी करते थे। चिकित्सा के क्षेत्र में भी उन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। प्रारंभ से ही हमारे यहाँ विद्या और चिकित्सा के क्षेत्रों में लगे हुए ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति आर्थिक लाभ के लिए यह सब नहीं किया करते थे। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य के द्वारा होती थी तथा जन सामान्य का भी सहयोग रहता था। यही कारण था कि राष्ट्र चारित्रिक दृढ़ता से परिपूर्ण था
और हर वर्ग का व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करता था। दूसरा वर्ण क्षत्रिय वर्ण था, जो स्वभाव से ही पराक्रमी, ओजस्वी और दूसरों के प्रति दयावान होते थे। वे इस वर्ण में आते थे। इन्हीं गुणों के कारण वे शासन भी करते थे। शासकों की कोई अलग जाति नहीं थी जिसे क्षत्रिय कहा जाए, बल्कि गुणों के कारण जो लोग शासन किया करते थे वही क्षत्रिय वर्ण में आते थे। उनका कार्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि हर वर्ग को सुरक्षा प्रदान करना, ब्राह्मण वर्ण द्वारा तय की गई नीतियों का क्रियान्वयन करना और संकट के समय में सभी की हर प्रकार से सहायता करना था। शारीरिक और मानसिक रूप से समर्थ बने बिना पराक्रमी होना संभव नहीं है। इसलिए इस वर्ण के व्यक्ति ब्राह्मणों के द्वारा प्रशिक्षित और अपने कर्तव्य में भली भांति दीक्षित होते थे। प्रजा को अपनी संतान के समान समझकर वे शासन करते थे। आदर्शों के पालन करने में उनकी तरफ से यदि कोई चूक होती थी तो एक साधारण सा व्यक्ति भी उनकी आंखें खोलने की हिम्मत रखता था। ऐसी कहानियों से भी हमारा साहित्य भरा पड़ा है। अन्य दो वर्ण वैश्य और शूद्र थे, जिनकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। इन दो वर्णों पर विस्तार से जानने के लिए हमारे दूसरे भाग को भी अवश्य देखें।